Hello, I'm Shamshed. Welcome back to my channel Moko English. I'm here to help you master SSC and other competitive exams. We are going to take each and every aspect of these exams and we are going to master them together. तो सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो पैरा जंबल सेंटेंसेज ले रहे हैं. पैरा जंबल सेंटेंसेज बहुत क्रिटिकल हैं इन एग्जाम को करने के लिए, इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए काफ़ी वेटेज है इनका. तो आज जो हम पैराजंबल सेंटेंसेज ले रहे हैं ये बेसिकली पैराजंबल सेंटेंसेज है क्या? पैराजंबल सेंटेंसेज अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज है. इसमें डिसऑर्डरली अरेंज्ड सेंटेंसेज दिए होते हैं, हमें इन्हें सही अरेंज्ड करके लिखना होता है. तो जो हमारा सही क्रम है वो क्या होगा? 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनका हमें सही ऑर्डर देखना है कि किस तरह से ये आएंगे एक कोहेरेंट थीम के रूप में. तो आज हम देख रहे हैं सबसे पहले इनको करने के लिए, किसी भी आइडियाज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनका मीनिंग देखना होता है. तो सबसे पहले हम इन सेंटेंसेज का मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम इसके बाद में इनको सॉर्ट आउट करते हैं. Suddenly in the evening a dark menacing storm quickly gathered. Suddenly अचानक से in the evening शाम में रात्रि को a dark and menacing storm quickly gathered. एक डार्क बहुत गहरा और खतरनाक जो स्टॉर्म है वो अचानक से गैदर हो रहा है, अचानक से वो इकट्ठा हो रहा है, अचानक से अपीयर हो रहा है. तो तूफान का अपीयर होना बताया गया है कि काफी खतरनाक तूफान है और डार्क है. Prashant had gone to Isama, a coastal town in Odisha, to spend the day with a friend. प्रशांत वो इसामा गया है, कोस्टल टाउन इन ओडिशा, ओडिशा का एक कोस्टल टाउन है. वो अपने दोस्त के साथ कुछ समय बिताने के लिए, दिन स्पेंड करने के लिए उनके साथ गया हुआ है वहाँ पर. The destruction wrought by the storm continued for the next 36 hours, although the wind speed reduced. जो डिस्ट्रक्शन कॉज्ड हुई थी स्टॉर्म के द्वारा वो अगले 36 घंटे तक जारी रहती है, यद्यपि जो विंड की स्पीड है वो कम हो जाती है. विंड बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद ए फ्यूरी नेवर विटनेस्ड बिफोर. विंड टकरा रही हैं, बीट कर रही हैं हाउसेस के अगेंस्ट, घरों के अगेंस्ट, घरों से टकरा रही हैं. विद ए फ्यूरी, वो जो उत्तेजना है, जो वो ताकत है वो कभी पहले विटनेस नहीं की गई थी. नेवर विटनेस्ड बिफोर पहले कभी विटनेस नहीं की गई थी. तो ये एक मीनिंग हो गया. तो हमने देख लिया है इसका मीनिंग. अब सबसे पहले हमें थीम सेंटेंसेज को देखना होता है. थीम सेंटेंस बेसिकली वो सेंटेंस है जो बताता है कि यह सेंटेंस पहले कहीं भी इसका लिंक नहीं है, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. इसमें जो नाउन फ्रेज होते हैं, जितने भी वर्ब्स होती हैं, एक्शन जो होते हैं वो इंट्रोडक्टरी होते हैं. इनका पहले प्रो फॉर्म या प्रोनाउन के रूप में पहले कहीं भी जिक्र नहीं हुआ होता. तो वही सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो इस कैटेगरी को पूरा करता है. Suddenly in the evening a dark menacing storm quickly gathered. अचानक से इवनिंग में डार्क जो गहरा menacing storm quickly gathered. तो एक स्टॉर्म जो है वो आ रहा है अचानक से. तो जो शाम में, ये मेरा जो सेंटेंस है इससे पहले का सेंटेंस ये होना चाहिए कि कौन इसको विटनेस कर रहा है, कौन इसको देख रहा है. तो जो व्यू है वो किसी का पर्सपेक्टिव है, किसी की आंखों के द्वारा बताया जा रहा है, किसी के बताने का घटनाक्रम है, किसी के द्वारा बताया जा रहा है. तो पहले क्या है, पहले हम फिर इसके बाद बी सेंटेंस देखते हैं. प्रशांत had gone to Insama, a coastal town in Odisha, to spend the day with a friend. अब ये बात क्लियर हो गई है कि कहाँ पर स्टॉर्म है, लोकेशन स्टॉर्म की आ गई है और कौन प्रशांत जो है वो इसामा गया है, एक तटीय क्षेत्र है उड़ीसा का, वो वहाँ पर अपने दोस्त के साथ स्पेंड करने के लिए गया है, दिन को बिताने के लिए गया है. तो ये अब पहला सेंटेंस हो सकता है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी नाउन फ्रेज नहीं है जिसका लिंक पहले से देखना पड़े. तो एक बेहतरीन थीम मेरी हो सकती है. इसके बाद में हम देखते हैं कि जो और कोई सेंटेंस में थीम बनने लायक कोई विशेषता है या नहीं. द डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द स्टॉर्म, जो तबाही विनाश लाया गया था स्टॉर्म के द्वारा. द स्टॉर्म, वो स्टॉर्म कौन सा स्टॉर्म है ये नहीं पता है.
ना हमें डिस्ट्रक्शन पता है कि डिस्ट्रक्शन किसके कारण आ रही है, स्टॉर्म का पहले जिक्र नहीं हुआ, तो ये मेरा थीम सेंटेंस नहीं हो सकता। विंड बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद ए फ्यूरी नेवर विटनेस्ड बिफोर। वो हवाएं टकरा रही हैं घरों के साथ में इतनी ज्यादा ताकत के साथ में, इतने प्रचंड तरीके के साथ में, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो ये भी मेरा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। ये पहले स्टॉर्म एक बार आइडेंटिफाई होगा कौन सा स्टॉर्म है, स्टॉर्म आया है या नहीं आया है। तो पहले जो सेंटेंस है, थीम सेंटेंस है, वो क्लियर है कि बी हो गया। जैसे ही मेरी बी चॉइस क्लियर होती है कि प्रशांत इसामा गया है, उड़ीसा का एक टाउन है, कोस्टल टाउन है, तो मेरी 2 चॉइसेज एलिमिनेट हो जाती हैं, फर्स्ट और फोर्थ। अब मेरी सिर्फ 2 चॉइसेस बचती हैं, सेकंड और थर्ड, जो कि बी से शुरू हो रही हैं। तो बी मेरा थीम सेंटेंस होने के बाद में अब हमें देखना है कि नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा हो सकता है। तो पहले ए सेंटेंस देखते हैं। सडनली इन द इवनिंग ए डार्क menacing storm quickly gathered। तो ये मेरा अगला सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि अचानक से, सडनली, अचानक से, एडवर्ब सडनली बताता है कि अचानक से, पहले इसके कोई संकेत नहीं थे। जब वो पहुंचा था प्रशांत, वहां पर कोई संकेत नहीं थे तूफान के, अचानक से तूफान बनता है, अचानक से तूफान अपीयर होता है। तो ये मेरा नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है। अब ये इवेंट शुरू हो रही है, स्टॉर्म से रिलेटेड इवेंट शुरू हो रही है। द डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द स्टॉर्म। तो एक ए डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म, जो पहली बार स्टॉर्म आया है, तो इनडेफिनाइट है। इनडेफिनाइट नाउन फ्रेज बेसिकली हमेशा बताते हैं कि नाउन का रेफरेंस पहली बार है। अब दूसरी बार जब वो आएगा, द स्टॉर्म आएगा, तो जो मेरा सेंटेंस सी नहीं हो सकता, पहले ए आएगा। विंड बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद फ्यूरी नेवर विटनेस्ड बिफोर। ये भी मेरा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि पहले स्टॉर्म अपीयर होगा, फिर वो विंड, पहले अपीयर होने के बाद में फिर उसका विंड्स आएंगे, विंड्स दिखेंगे हमें, विंड्स की प्रेशर क्या है, विंड्स की स्पीड क्या है, बाद की बात है। तो मेरा जो सेंटेंस है वो बी के बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ए आएगा। तो जैसे ही बी के बाद में मैं ए को चॉइस को ले लेता हूं, तो क्लियर हो जाता है कि मेरा आंसर थर्ड है। फिर भी हम देख लेते हैं कि पहले कौन सा सेंटेंस जाएगा, बाकी बचे हुए सेंटेंसेज में बाद में कौन सा सेंटेंसेज जाएगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सी सेंटेंस है, द डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स ऑल्दो द विंड स्पीड, द विंड स्पीड, विंड स्पीड डेफिनेट नाउन फ्रेज है, रिड्यूस्ड हो रही है, विंड स्पीड रिड्यूस होने की बात हो रही है। इसका मतलब है ये बताया गया कॉन्ट्रास्ट, ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट को बताता है। इसका मतलब है कि पहले कहीं विंड का जिक्र आया है, जो कि विंड बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीड से बह रही थी, वो बाद में रिड्यूस हो गई है, इसके बावजूद भी डिस्ट्रक्शन आया है। तो पहले विंड का प्रेशर के साथ बहना होगा, फिर डिस्ट्रक्शन होगा। तो विंड बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद ए फ्यूरी नेवर विटनेस्ड बिफोर। तो ये मेरा डी सेंटेंस आना चाहिए, पहले बी ए के बाद में डी आना चाहिए, बी के बाद में ए के बाद में डी। अब जो लास्ट सेंटेंस बचता है ऑटोमेटिकली सी आ जाता है, क्योंकि सी सेंटेंस बताया जा रहा है कि उससे क्या तबाही हुई, इतनी तेज हवा से क्या तबाही हुई, 36 घंटे तक उसके बाद चलता रहा। ये कंटिन्यूटी को शो करता है। 36 आवर्स। तो जो विंड टकरा रही थी घरों के साथ में, जो फास्ट एंड फ्यूरियस विंड थी जो टकरा रही थी, वो 36 घंटे तक चली है, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। ऑल्दो द विंड स्पीड रिड्यूस्ड, यद्यपि उसके बाद में विंड स्पीड रिड्यूस्ड हो गई है। तो ये विंड स्पीड पहले ज्यादा थी, बाद में रिड्यूस हो गई है, फिर भी डिस्ट्रक्शन है 36 आवर्स में, अगले 36 घंटे में लगातार वो नुकसान करता जा रहा है। तो ये जो पैराजंबल सेंटेंस है, ये हमें पता लगे था आइडियाज को अरेंज करने से, नाउन फ्रेज को देखने से। सबसे पहले लोकेशन में इवेंट को पैक किया जाता है, उसके बाद में हम देखते हैं कि एक स्टॉर्म का जिक्र है, ए स्टॉर्म है, फिर वो द स्टॉर्म हो गया है। द स्टॉर्म होने के बाद में फिर उसके बाद में विंड है, विंड जो बीट कर रही है, फिर उसकी कंटिन्यूटी है, और यद्यपि विंड जो है वो कम हो गई है, कंटिन्यूअस 36 आवर्स वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर रही हैं, कंटिन्यूटी को शो करता है। तो जो सीक्वेंस है वो BADC है, जो कि मेरा 3 नंबर है। तो सही आंसर है BADC 3। तो ये आज का दूसरा पैराजंबल सेंटेंस है। तो जो पैराजंबल सेंटेंसेज होते हैं वो डिसऑर्डरली अरेंज्ड सेंटेंस होते हैं, तो हमें इन्हें
ऑर्डर में लिखना होता है। ऑर्डर जो सेंटेंसेज का है वो हमें पता लगाना होता है। तो आज का जो सेंटेंस है हमारा, वो हम देखने से पहले सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं, क्योंकि मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी आइडिया को समझने के लिए, ओवरऑल थीम को समझने के लिए हमें मीनिंग पे जाना होता है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। The zip on the bag got jammed and wouldn't open no matter how hard I pulled at it. तो जिप थी जो बैग की, ऑन द बैग, द बैग, वो जैम हो गई, फंस गई, जैम हो गई, फंस गई थी। वुडंट ओपन, ओपन नहीं हो रही थी। नो मैटर, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश कर ली उसको खींचने की, पर वो खुली नहीं। वी आर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर ए वीक, हम इंग्लैंड जा रहे थे एक हफ्ते के लिए। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट आई हैड पुट द फ्रीक्वेंट फ्लाई कार्ड इन द कैरी ऑन बैग हैंगिंग अराउंड माई नेक। मुझे ये भी याद आया, ऑल्सो रिमेंबर्ड, मुझे ये भी याद आया कि आई हैड पुट द फ्रीक्वेंट फ्लाई कार्ड, जो फ्रीक्वेंट फ्लाई कार्ड था वो मैंने अपने बैग में डाल लिया था। कैरी ऑन बैग था जो मैं अपने साथ कैरी कर रहा था, और मेरे कंधे पर लटका हुआ था, नेक पर लटका हुआ था, गर्दन पे लटका हुआ था, उसके अंदर फ्लाई कार्ड था। अब चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। As we were checking in, I remembered that I was a member of the frequent flyer program. जब मैं चेक इन कर रहा था होटल में, तब मुझे याद आया कि मैं मेंबर हूँ, ए मेंबर ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, कि मैं फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का एक मेंबर हूँ। तब मुझे ये बात याद आती है। तो अभी हमें सबसे पहले सीक्वेंस देखना होता है। तो सबसे पहले थीम सेंटेंस देखना होता है, सब्जेक्ट मैटर देखना होता है। थीम सेंटेंस वो सेंटेंस है जो इंडिपेंडेंट है, थोरली इंडिपेंडेंट है, और उसका कहीं भी पहले लिंक नहीं है। तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा थीम सेंटेंस हो सकता है। सबसे पहले ए सेंटेंस देखते हैं। द जिप ऑन द बैग, द बैग है, ये डेफिनेट नाउन फ्रेज है। डेफिनेट नाउन फ्रेज जो है वो उसका लिंक पहले कहीं होता है, पहले इनडेफिनाइट होती है, फिर बाद में डेफिनाइट होती है। तो ये मेरा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। वी आर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर ए वीक, हम इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी थी हमने, फॉर ए वीक, ये मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो वी है चाहे वो प्रनाउन है, परंतु ये डेटिव प्रनाउन है। आई और वी कभी भी इसके लिए पहले रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो सकते हैं क्योंकि स्वयं को रेफर करने के लिए हमें उसका पहले से रेफरेंस नहीं खोजना होता है। ये सिचुएशनल बेस्ड रेफरेंस होते हैं, तो ये पहले सेंटेंस ओपनर हो सकते हैं। इसी तरह से इंग्लैंड फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं, ये मेरा ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। फिर भी मैं सी और डी देख लेता हूँ। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट आई हैड टू पुट द फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड इन द, जो द फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड, द फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड जो है वो मैंने बैग में डाल दिया था, कैरी ऑन बैग में डाल दिया था। हैंगिंग अराउंड माई नेक, जो कि हैंग कर रहा था मेरी नेक के साथ। तो दो डेफिनेट नाउन फ्रेज हैं, तो ये दोनों नाउन फ्रेज बता रहे हैं। फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड है जो कि मेरी नेक पे, बैग के नेक में हैंग करते हुए बैग में डला हुआ था। एज यू वर चेकिंग इन आई रिमेंबर्ड, जो आल्सो रिमेंबर्ड बाद वाली रिमेंबरिंग है। ऑल्सो एडिटिव एडवर्ब है जो बताता है कि उसके बाद वाली रिमेंबरिंग है। पहले मुझे याद आता है दैट आई वाज ए मेंबर ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का मैं मेंबर हूँ, ए मेंबर, मैं एक मेंबर हूँ। तो इस तरह के जो नाउन फ्रेज होते हैं जो 20 के बाद में आते हैं, ए मेंबर ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, ये क्लास को बताते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं सब्जेक्ट का। मैं एक मेंबर था, मेंबर हूँ इसका फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का, मुझे याद आता है। उसके बाद में फिर मुझे कुछ और याद आता है। तो ये पहले सेंटेंस थीम सेंटेंस नहीं बन सकते ये दोनों ही। तो पहले मैं फ्लाई कर रहा हूँ इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के लिए एक हफ्ते के लिए ये मेरा बी ओपनिंग सेंटेंस है। जैसे ही मेरा बी ओपनिंग सेंटेंस होता है मेरी टू चॉइसेज एलिमिनेट हो जाती हैं, फर्स्ट और फोर्थ, सिर्फ सेकंड और थर्ड चॉइस बचती हैं, बी डी सी और बी ए सी डी। इनमें से देख लेते हैं कि पहले कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, बाद में कौन सा आना चाहिए। द जिप ऑन द बैग, द बैग डेफिनेट नाउन फ्रेज है और बैग का रेफरेंस पहले कहीं नहीं आया, तो बी के बाद में मेरा ए नहीं हो सकता। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड, पहले क्या हुआ, पहले कौन सी रिमेंबरिंग हो रही है, बाद में ये बाद वाली ऑल्सो एडिटिव है,
तो पहले कुछ भी नहीं है इस बी सेंटेंस में जो इस सेंटेंस को ऑल्सो को कनेक्ट कर रहा हो, ऑल्सो एडिटिव एडवर्ब को कनेक्ट कर रहा हो। सी भी मेरा नेक्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। फिर मेरा एक ही सेंटेंस बचता है डी, अस वी वर चेकिंग इन, जब हम चेकिंग इन जब होटल में कमरा ले रहे थे, आई रिमेंबर्ड दैट आई वाज ए मेंबर ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। तो मुझे याद आया कि मैं मेंबर हूँ फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का, तब मुझे ये बात याद आती है। तो ये मेरा सेंटेंस इसके बाद में जाना चाहिए। बी के बाद में जैसे ही मैं डी चॉइस को ऑप्ट करता हूँ तो मेरी बी डी होते ही थर्ड एलिमिनेट हो जाती है। अब मेरे जो सेंटेंस का कर्म है वो पता लग जाता है मुझे क्या आना चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं द जिप ऑन द बैग। तो डी सेंटेंस में कहीं भी बैग की बात नहीं हो रही है, तो द बैग नहीं हो सकता, क्योंकि बैग में कोई भी ऐसा पोस्ट मॉडिफायर नहीं है जो खुद डेफिनेट बना रहा हो नाउन फ्रेज को। यहाँ पर इसका रेफरेंस पीछे देखना पड़ेगा, द जिप ऑन द बैग तो डेफिनेट नाउन फ्रेज है। इसका रेफरेंस कहाँ आया है? बैग पहले कहीं कॉल हुआ है, बाद में उसकी जिप की बात हो रही है, वो नहीं खुल रही है। तो आई ऑल्सो रिमेंबर दैट आई हैड पुट द फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड। ये इस सेंटेंस से इस तरह से लिंकेज है क्योंकि रिमेंबरिंग और ऑल्सो रिमेंबर्ड इससे जुड़ी हुई बात है। मुझे ये भी बात याद में आती है और मुझे ये भी फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड था उस बैग में, इन द कैरी ऑन बैग। यहाँ पर भी द आया है, परंतु ये जो द आया है इसके रेफरेंस को देखने के लिए हमें इस नाउन फ्रेज से बाहर नहीं जाना पड़ता। ये पोस्ट मॉडिफायर है, हैंगिंग अराउंड माई नेक। ये जिरंड पार्टिसिपल जो पोस्ट मॉडिफायर है इसके कारण ही द हो रहा है। ये मेरा द डिटरमिनर आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है मेरा। तो और जो मेरा फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड है वो भी द इसलिए आया है क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर का प्रोग्राम के मेंबर हैं तो आपके पास में फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड होगा। इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम की बात हुई थी, इसी कारण यहाँ पर द फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड आया है। तो द फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड द फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, ये इससे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये सेंटेंस बी डी और सी बहुत अच्छी तरह से लिंक हो रहे हैं। अब बैग एक नई चीज शुरू हो रही है, वहां पर मेरा कार्ड है, वह उसके अंदर मेरा फ्लायर कार्ड है। तो अब अगला सेंटेंस जो मेरा होगा, बैग जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो जिप ऑन द बैग। अब इसको कोई भी रेफरेंस देने के लिए हमें कुछ और देने की जरूरत नहीं है, एडिशनल मॉडिफायर्स की जरूरत नहीं है। तो अपने आप में ही द बैग हो गया, उसी बैग की बात हो रही है जो कैरी ऑन बैग मेरी नेक के अराउंड हैंग हो रहा है। तो द बैग गॉट जैम्ड, वो जैम हो गई, एंड वुडंट ओपन, रिफ्यूज टू ओपन, वो नहीं खुली। नो मैटर हाउ हार्ड आई पुल्ड एट इट, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि मैंने उसको कितना खींचा, तो वो ओपन नहीं हुई। तो ये मेरा लास्ट सेंटेंस हो गया। तो बी डी सी ए। तो इस सेंटेंस में हमें बहुत सारे लिंक ऐसे मिल रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम किसी जगह के लिए जा रहे हैं, फिर मैं देख रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि एक मेंबर हूँ मैं फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का, उसी फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के कारण मेरा द फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड आया है जो डेफिनाइट है क्योंकि पहले प्रोग्राम की बात हो गई है। तो फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड आ गया है। इसके बाद में मेरा बैग आ रहा है, इस बैग की जिप नेक्स्ट सेंटेंस में आ रही है और ये बैग के अंदर ही मेरा जो फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड है। परंतु ये वाला जो नाउन फ्रेज डेफिनाइट है वो सिर्फ पोस्ट मॉडिफायर के कारण हुआ है, परंतु ये वाला जो नाउन बाद वाला जो नाउन डेफिनाइट है, एक बार इंट्रोड्यूस होगी कोई चीज तो बाद में सब तरह डेफिनाइट हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ दा अपने आप में क्लियरली बता रहा है कि इसका रेफरेंस पहले कॉल हुआ है। तो जो मेरा सही सीक्वेंस है वो मेरा है बी डी सी ए। तो मैं इस चॉइस जो सेकंड चॉइस है मेरी चॉइस नंबर 2 है, ये मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट चॉइस है बी डी सी ए। तो आज का ये हम लास्ट पैराजंबल सेंटेंस देखने जा रहे हैं। तो जिस तरह से हम पिछले पैराजंबल सेंटेंसेज में पहले मीनिंग को देखते हैं, पहले कहना क्या जा रहा है, ओवरऑल थीम को समझने की कोशिश करते हैं, इस तरह से इसमें भी सबसे पहले हम मीनिंग को देखेंगे। His job was to keep an eye on the activities at the work site. His job, उसकी जो जॉब थी वो ध्यान रखना था कि एक्टिविटीज कौन सी चल रही हैं, कार्यस्थल पर कौन सी एक्टिविटीज चल रही हैं, कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, वो उसकी एक निगरानी रखने का काम था। महेंद्र वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फार्म। तो महेंद्र
वो सुपरवाइजर था, जूनियर सुपरवाइजर था, वो अधीनस्थ था किसी के। सुपरवाइजर निरीक्षक होता है, जो निरीक्षक करता होता है फर्म में, वो एक था, जूनियर सुपरवाइजर था। सो फार ही हैड वर्कड एट साइट, स्टोन क्वेरीज, कोल माइन, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड केमिकल प्लांट्स। अब तक, सो फार, अब तक उसने काम किया था स्टोन क्वेरीज, पत्थर की खदानों में, कोल माइंस, कोयले की खदानों में, कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन जो निर्माण स्थल थे वहाँ पर, और केमिकल प्लांट में, जो केमिकल बनाने वाले संयंत्र हैं वहाँ पर उसने काम किया था। The work site changed often, so he had to move from place to place. The work site changed often. वो अक्सर बदलती रहती थी, so he had to move from place to place. इसलिए उसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, जगह जगह पर उसको काम करना पड़ता था। तो अब हमें देखना है कि सबसे पहले थीम सेंटेंस कौन सा हो सकता है। तो जो थीम सेंटेंस होगा वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट मैटर है, पूरे पैराग्राफ का सब्जेक्ट बन सकता हो। तो हिज जॉब, हिज जो डिटरमिनर है, प्रोनाउन है, ये बता रहा है कि ये पहली बार नहीं आया है, क्योंकि कोई नाउन है जिसके लिए हिज आ रहा है, तो ये सेकंड रेफरेंट है, ये डेफिनेट है पहले के रेफरेंस के कारण। महिंद्रा वाली जूनियर सुपरवाइजर ने फार्म, तो ये एक तरह से जो मेरा सेंटेंस है, ये मेरा बहुत बढ़िया इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है। महिंद्रा की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि महिंद्रा कौन है। महिंद्रा के लिए बाद में प्रोनाउन ही आएगा, थर्ड पर्सन है महिंद्रा। तो ये जो जूनियर असिस्टेंट है फर्म में, ये डिस्क्रिप्टिव है। ये जो बी है वो लिंक कर रहा है सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को। तो ये बेहतरीन मेरा ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। तो इसे मैं एक बार मान लेता हूँ। सो फार ही हैड, अब तक, until now, उसने बहुत सारे अलग अलग जगहों पे काम किया था। तो ही के लिए रेफरेंस महिंद्रा से आ रहा है। द वर्क साइट चेंज्ड ऑफ्टन, सो ही हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसी तरह से यहाँ भी ही प्रोनाउन महिंद्रा के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले क्लियर है कि मेरी चॉइस बी है। जैसे ही मैं बी चॉइस को एक बार क्लियर कर लेता हूँ, तब मेरी 4 नंबर ऑप्शन कट जाता है, और इसी तरह से मेरा थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, और मेरा सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस कई बार बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक चॉइस से ही हमें पता लग गया कि पहला जो मेरा आंसर है, वो पहला सेंटेंस थीम सेंटेंस ही क्लियर करके दे रहा है कि मेरा आंसर फर्स्ट है। तो फिर हम देख लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस क्या कर सकता है। तो सीनियर जूनियर सुपरवाइजर है फर्म में, हिज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। उसका काम क्या था? हिज जॉब, जॉब की नेचर क्या थी? ये अगला सेंटेंस बहुत बढ़िया दूसरा सेंटेंस हो सकता है मेरा। तो ये मैं एक बार देख लेता हूँ कि और कोई सेंटेंस सी में देखता हूँ। सो फार ही हैड वर्कड, अब तक उसने काम किया था। तो सो फार, अब तक, तो अब तक के टोटल कार्य काम, सारे वाले काम जो पहले कर चुका है, तो उसकी जॉब है, जॉब के बाद की बात है ये। द वर्क साइट चेंज्ड ऑफ्टन, इसी तरह से वर्क साइट्स को चेंज होने की बात हो रही है, वर्क कार्यस्थल को बदलने की बात हो रही है। लगा अक्सर बदलते रहते थे वो, इसलिए उसे जगह कर जगह बदलना पड़ता था, जाना पड़ता था। तो ये भी बाद का सेंटेंस है। पहले उसकी जॉब है, सबसे पहले जॉब है कि एक्टिविटी वर्क साइट पे जो एक्टिविटी हो रही है, द वर्क साइट्स पे जो एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करने का, उसकी निगरानी करने की उसकी जॉब थी। तो बी के बाद में जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है वो ए आ गया। अब हमें देखना है कि डी और सी में पहले कौन सा जाएगा। तो उसने अब तक ये काम किया था, अलग अलग जगहों पर काम किया था। इससे पहले सेंटेंस है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था। इसी से ही ये निकल के आ रहा है कि वर्क साइट चेंजिंग, और दो ऐसी बातें हैं जिससे ये पता लग रहा है कि वो एक जगह टिक के काम नहीं कर रहा है, वो जगह कहीं कहीं पर काम कर रहा है, कभी कहीं पर काम कर रहा है। वर्क साइट्स उसकी चेंज होती जा रही हैं। इसी से मेरा रिलेटेड सेंटेंस है सी। तो मेरा डी के बाद में सी जाना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है कि अब तक उसने क्या किया था। स्टोन क्वेरीज, कोल माइंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, केमिकल प्लांट्स। तो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वर्क साइट्स चेंजिंग ऑफ्टन। तो यहाँ से ये बात निकल के क्लियर हो रही है कि डी के बाद में मेरा सी जाएगा, तो बी के बाद में ए आएगा, ए के बाद में डी जाएगा, डी के बाद में सी जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस बहुत ज़्यादा इजी सेंटेंस है।
सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले किसी आदमी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फिर उसके बाद में उसकी जॉब बताई जा रही है, फिर बताया जा रहा है, जर्नल स्टेटमेंट है कि उसकी जॉब में उसको जगह अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था, और फिर उसका ओवरऑल बताया जा रहा है कि उसने अब तक कहाँ कहाँ काम किया था। तो उसने स्टोन क्वारीज, कोल माइन, कंस्ट्रक्शन साइट्स और केमिकल प्लांट्स में काम किया था। तो जो मेरा आंसर है वो फर्स्ट है, फर्स्ट जो मेरी चॉइस है बी, ए, डी, सी बिल्कुल सही चॉइस है और यही सही आंसर है। Thanks you very much. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thanks very much again.